प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश से देश को दी 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया अपना मित्र। ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। दिव्यांग फ्रेंडली बना देहरादून रेलवे स्टेशन। मॉडल स्टेशन के तौर पर किया जाएगा विकसित। रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए यात्री सुविधा की जाएगी विकसित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 अक्टूबर को आ सकते हैं हल्द्वानी। 3 दिन के दौरे के बाद 11 अक्टूबर को वापस लौटेंगे मोहन भागवत। इस दौरान कई कार्यक्रमों को करेंगे संबोधित। और विकासनगर को मिली ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। 48 लाख रुपए की मिली थी वित्तीय स्वीकृति। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही उत्तराखंड बीजेपी के कई चेहरे राष्ट्रीय टीम में अब शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई नियुक्तियां की है। राष्ट्रीय कार्य समिति में 80 सदस्य जो हैं वो बनाए गए हैं। जेपी नड्डा ने इन सदस्यों की नियुक्ति की है। 50 विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें आने वाले हैं। आपको बता दें कि 189 स्थायी आमंत्रित जो सदस्य होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम। उत्तराखंड बीजेपी के कई चेहरे जो हैं वो राष्ट्रीय टीम में शामिल होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां ऋषिकेश सहित एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है और देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात भी उन्होंने दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत शॉल ओढ़ाकर और पुस्तक भेंट कर देवभूमि में किया गया है। तो वहीं अपने संबोधन में पीएम ने क्या क्या कहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को उत्तराखंड में हैं। पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया और एम्स से वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। कहा जा रहा है कि इससे देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। पूर्व सैनिकों को पेंशन से जुड़ी दिक्कतें ना आए, इसके लिए भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब फौज के वीर जांबाजों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं, तो वो उतनी ही आसानी से दुश्मन से मुकाबला कर पाते हैं। ऐसी जगहों पर जहां मौसम हमेशा खराब रहता है, वहां भी आधुनिक उपकरणों से उन्हें बहुत मदद मिलती है। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है, वो भी बहुत बड़ी मदद हमारे फौजी साथियों की करने वाला है। और निश्चित तौर पर सरकार के इन सभी प्रयासों का लाभ उत्तराखंड को होगा, यहां के लोगों को भी होगा।
वहीं मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भी अपने विचार रखे। क्या क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जिस देश को लेकर, जैसा आदरणीय मनसुख भाई कह रहे थे अभी कि विशेषज्ञ तरह तरह की आशंका जता रहे थे, उस देश ने न सिर्फ कोरोना का डटकर सामना किया बल्कि वैक्सीन बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अब तक पूरे देश में कुल 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को पीएम केयर्स के तहत वित्त पोषित किया गया है, जिनमें से 1100 से अधिक संयंत्रों को चालू किया गया है, जिससे प्रतिदिन 1750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि ये कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से भारत की चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक उपायों का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं अटल आयुष्मान भारत और उत्तराखंड आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज की दरें बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्णय के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी नई दरों को लागू करने का फैसला किया है। 1 नवंबर 2021 से नई दरें जो है वो लागू होंगी। योजना में इलाज की दरें कम होने के कारण सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की ओर से दरें बढ़ाने की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। तो वहीं कई बड़े निजी अस्पताल दरें कम होने से गोल्डन कार्ड पर इलाज करने में आनाकानी कर रहे थे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 219 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 119 निजी अस्पताल हैं। लंबे समय से निजी अस्पतालों की ओर से इलाजों की जो दरें हैं वो बढ़ाने की अब मांग की जा रही थी। प्राधिकरण ने अस्पतालों के सुझाव को समय समय पर केंद्र सरकार से साझा किया, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सूचीबद्ध चिकित्सालयों में उपचार के निर्धारित दरों में वृद्धि लाने का निर्णय लिया है। योजना में 1600 से ज्यादा बीमारियों का जो इलाज है वो चिन्हित किया गया है, जिनमें से 409 बीमारियों के पैकेज की दरों में 10 से 100% तक बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, समाज सर्जरी का इलाज भी शामिल है। कुछ बीमारियों के पैकेज में 5 से 6 गुना तक की वृद्धि जो है वो की गई है। उन्होंने कहा है कि पैकेज की दरों में बढ़ोतरी से सूचीबद्ध अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने में आसानी होगी। तो वहीं केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। इस दौरान वह राज्य में सड़क योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। उनका सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की सड़कों के कार्यों का मुआयना करने वाले हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाओं का करने के निर्देश जो हैं वो दिए हुए हैं। जनरल वी.के. सिंह 8 अक्टूबर को देहरादून आने वाले हैं। भ्रमण के कार्यक्रम के बाद वह देहरादून में केंद्रीय मंत्रालय की 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना, सेतु भारतम परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति जानेंगे और इसमें तेजी लाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी वो देने वाले हैं। तो वहीं करीब 12,000 करोड़ लागत की 800 से ज्यादा लंबी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजनाओं के तहत करीब 685 किलोमीटर सड़क का जो काम है वो चल रहा है। वी.के. सिंह परियोजना के तहत कुल स्वीकृत कार्य की प्रगति, वन भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिकरण और मुआवजे की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हल्द्वानी
चिन्याली, सौड़ और गौचर के लिए सीधी हवाई सेवा जो है वो अब शुरू होने वाली है। जौड़ीघाट एयरपोर्ट के अलावा सहस्त्रधारा हेलीपैड से हवाई सेवाओं का जो संचालन है वो किया जाएगा। 8 अक्टूबर को नई हवाई सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और एविएशन कंपनियों ने अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। उत्तराखंड में 8 अक्टूबर से सहस्त्रधारा से चिन्याली, सौड़, गौचर के लिए सीधी हवाई सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा जौलीघाट एयरपोर्ट से हल्द्वानी के लिए सीधी हवाई सेवा भी संचालित होगी, जबकि देहरादून से वाया हल्द्वानी, पंतनगर होते हुए पिथौरागढ़ के लिए जो हवाई सेवा है वो शुरू की जाएगी। अभी तक जौलीघाट एयरपोर्ट से गौचर के लिए वाया टिहरी, श्रीनगर होते हुए हवाई सेवा थी। हेलीपैड जो सेवा है वो शुरू करने के लिए डीजीसीए टीम ने हल्द्वानी के गोलापार में हेलीकॉप्टर की उड़ान भराकर ट्रायल भी किया है। तो वहीं रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाने की दिशा के पहले चरण में देहरादून रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के तौर पर अब जो है विकसित किया जा रहा है। अब जो लगातार जो है इन्हें विकसित किया जा रहा है। योजना को धरातल पर उतारने के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के विशेषज्ञों की टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करेगी। इसी आधार पर रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए यात्री सुविधा विकसित करने की जो सुविधा है वो दी जाएगी। अजय नंदन की अगुवाई में अधिकारियों की टीम के NIEPVD निर्देशक डॉक्टर हिमांशु दास के साथ बैठक पर तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की गई। बैठक के दौरान सहमति बनी कि संस्थान के विशेषज्ञों की सीमित दिव्यांगों के लिए यात्री सुविधाओं का तकनीकी अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, जिसमें रेलवे स्टेशन पर 3 चरण में कराए जाने वाले विकसित कार्यों पर फोकस भी करना होगा। पहले चरण में स्टेशनों पर वे कार्य कराए जाएंगे जिसकी तत्काल जरूरत होगी। बैठक के दौरान निर्देशक डॉक्टर हिमांशु दास ने कहा कि फिलहाल दून रेलवे स्टेशन को दिव्यांगों के लिए मॉडल स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाए। अगले चरण में ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक प्रस्तावित रेल परियोजनाओं से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशन को दिव्यांग फ्रेंडली जो है वो बनाया जाएगा। बैठक के दौरान DRM अजय नंदन ने रेलवे की ओर से दिव्यांग यात्रियों के लिए संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी ली और रेलवे दिव्यांगों यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा मुहैया कराने को लेकर संकल्पबद्ध भी वो हैं। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरगंध चालक जो हैं मोहन भागवत जी, वो 8 अक्टूबर की रात लामाचौड़ स्थित आम्रपाली इंस्टीट्यूट में आने वाले हैं। 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख जो है वो लौट जाएंगे। RSS के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार और ब्रिजेश बनकोटी ने एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों को यह जानकारी दी है। दोनों प्रचार प्रमुखों ने यह बताया है कि RSS प्रमुख भागवत 9 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता के विषय पर RSS परिवार से जुड़े करीब 2000 लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच छात्र अपने पूरे गणवेश में रहेंगे। 10 अक्टूबर को परिवार सम्मेलन के बाद प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक भी करेंगे। 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख वापस लौट जाएंगे। भागवत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली से सुरक्षा अधिकारी बुधवार को हल्द्वानी पहुंचे। सुरक्षा अधिकारियों ने मोहन भागवत के ठहरने वाले स्थान और कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। सुरक्षा अधिकारियों की राय पर संघ प्रमुखों के संबोधन के स्थान को बदला गया है। तो वहीं उत्तराखंड से चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने चारधाम तीर्थ यात्रियों की राहत देते हुए दर्शन के लिए जो संख्या है वो कम कर दी थी, अब बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर CM धामी ने कहा कि तीर्थ यात्री सरलता पूर्वक चारधाम के दर्शन अब कर सकेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया।
कहा तीर्थ यात्री सरलतापूर्वक उत्तराखंड चार धाम के दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए धर्मस्व विभाग ने एसओपी जारी की है। उत्तराखंड राज्य से बाहर के तीर्थ यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ई पास बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अब जरूरी होगा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु अब गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार जलाभिषेक नहीं होगा। भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग का लेपन भी नहीं होगा। मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब देवस्थानम बोर्ड द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में निशुल्क मैनुअल दर्शन टोकन मिलेंगे, जिससे तीर्थ यात्री निर्धारित समय पर दर्शन कर सकेंगे। निशुल्क दर्शन टोकनों से यात्रियों की संख्या नियंत्रित होगी और सरल सुगम दर्शन हो सकेंगे। श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर और संबंधित टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज भी लगी होनी चाहिए। एक टीका लगने पर भी आरटी-पीसीआर या फिर अन्य कोविड टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक होगी। इसके अलावा कोविड के लक्षण पाए जाने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे। मसूरी के एमपीजी कॉलेज छात्र संघ और छात्रों ने मिलकर कॉलेज सभागार में संयुक्त बैठक की है, जिसमें शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा कराने को लेकर उग्र आंदोलन की रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। तो वहीं मौके पर मौजूद छात्रों और छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों की संख्या काफी है, लेकिन यहाँ पर उनके अनुपात पर शिक्षक नहीं है। कॉलेज में 11 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से लटका हुआ है और अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छात्र संघ के अध्यक्ष प्रिंस पवार ने कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कॉलेज के प्रबंधन समिति के साथ सरकार को विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन जो है वो भेजा गया है, लेकिन अब तक प्रबंधन समिति की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जल्द छात्रों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय को घेरने का काम किया जाएगा। हमारे यहाँ 11 शिक्षकों की कमी है, जिसमें कि शिक्षकों को लाना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास जो छात्र छात्राएं हैं उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्लासें नहीं हो पा रही है और कई समस्याएं हमारी, जैसे हमारे पास अर्थशास्त्र के छात्र नहीं थे तो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार जी हमें शिक्षा दे रहे थे। तो इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द शिक्षक लाने और इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन सो रहा है, हमारे कॉलेज का विकास नहीं हो रहा है, हमारे कॉलेज में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। नई शिक्षक नीति का क्या करेंगे जब नए शिक्षक ही नहीं होंगे? सरकार नई शिक्षक नीति तो दे रही है, पर शिक्षकों पे रोक क्यों लगा रही है? क्यों रोक को हटाती नहीं? क्या वो नहीं चाहती कि सब पढ़ें? एक तरफ कहते हैं बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, हमारे कॉलेज में 75% बेटियां हैं। उन्हीं का भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, दोगला रूप दिखा रही है। हम नगर पालिका के पास जाते हैं तो नगर पालिका कहती है सरकार ने बंद करी है। सरकार को भेजें तो उसका कोई जवाब नहीं आता। तो वहीं मसूरी के कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने जिले की व्यवस्थाओं को लेकर अब लगातार जो है दुरुस्त करने के लिए मसूरी व्यापार मंडल, मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें जाम से मुक्त कराने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने को लेकर सुझाव दिए गए हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि जिले में सड़क किनारे गलत तरीके से खड़ी हो रही गाड़ियां हैं जो जाम लगाने का मुख्य कारण है। इस दौरान पहले की तरह वन वे ट्रैफिक सिस्टम को लागू करने की मांग की गई है। तो वहीं कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मसूरी को जाम से मुक्त करने के साथ ही व्यक्तित्व करने के लिए पुलिस की ओर से लगातार कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर हम इस बैठक का आयोजन किया है हमने। और साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को निर्देश के तहत पूरे उत्तराखंड में नशे के खिलाफ मुहिम भी जो है वो चलाई जा रही है, जिसको लेकर मसूरी में भी समय समय पर नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने के साथ अगर कोई भी व्यक्ति नशे के कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
मसूरी में यातायात, क्योंकि टूरिस्ट नगरी है और बहुत सारे टूरिस्ट लोग घूमने इधर आते हैं, तो यातायात यहाँ की सबसे बड़ी और प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है। तो उसके संबंध में जो भी इसके स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो होटल एसोसिएशन हो या व्यापारी बंधु हैं या टैक्सी यूनियन के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभी के साथ मीटिंग करने का उद्देश्य आज ये था कि हम ये जानना चाह रहे थे कि इसमें इस जो ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है, जो यातायात की समस्या सामने आ रही है, कि इसका एक युक्त और एक सहज समाधान किस तरह से किया जाए। इसी संबंध में आज ये एक बैठक आयोजित की गई थी थाने में मेरे द्वारा, जिसमें सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। कई सुझाव आए हैं जो यूजफुल हैं, जिन पर आगे कार्रवाई की जाए। तो वहीं विधानसभा चुनाव के आने में अब कुछ ही समय बाकी है, जिसके चलते विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाना अब शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह इस बार भी पौड़ी में विपक्ष ने ओछी राजनीति करते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, यह लोकतंत्र को कुचलने वाली घटना है। उसके बाद भी ना तो प्रियंका गांधी को पीड़ित पक्ष से मिलने दिया गया और ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी को भी रोक लिया गया। इसके विरोध में पूरे देश में योगी और मोदी सरकार को लेकर रोष दिखाई दे रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किसान परिवार से मिले हैं और कांग्रेसी पदाधिकारियों का ये कहना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं दिया गया। ये तस्वीरें उस बात का सबूत है कि बीजेपी सरकार की तरफ से किसी को भी मिलने से नहीं रोका गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार खुद किसानों की भलाई के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है और उनके खाते में हर महीने पैसे भी भिजवाती है। तो ये सब देखकर तो ये लगता है कि पीड़ित किसानों के लिए भी यही सरकार कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो समय समय पर आप लोग हमारी और उन किसानों की आवाज़ जो मीडिया उठा रही है, तो जिस प्रकार से गोदी मीडिया का रवैया है, हम सारा देश अच्छी तरीके जानते हैं। इससे देश के अंदर एकमात्र नेता जो जोरों शोरों से किसानों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं वो है हमारे राहुल गांधी जी। आप देख सकते हैं कि कितना दुर्भाग्य हमारे देश का कि नरसंहार जो हमारे किसान भाइयों का कर दिया जाता है बीजेपी के मंत्री के बेटे का, और तभी भी सरकार मौन है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और हमारे प्रियंका गांधी जी। तो वहीं कोरोना काल में राहत मिलने के बाद हर साल की तरह इस साल भी टनकपुर के वार्ड नंबर 9 घरसिया मंडी के श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और मां की सुंदर भेंटों पर झूमते हुए वे नजर आए। आपको ये बता दें कि इस यात्रा को पूरे नगर में घुमाया जाता है और फिर भक्तगण मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ टैक्सी वाहन भी यहां से जाते हैं तो कुछ पैदल यात्रा करते हैं। मां पूर्णागिरी धाम की ये मान्यता है कि टनकपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर मां विराजमान होती है। इतिहास के अनुसार जहां मां विराजमान है वहां सती माता की नाभि गिरी थी, जो मां पूर्णागिरी के रूप में पूजी जाती है। मां के दर्शन के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से भक्त यहां पर आते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में भी मां पूर्णागिरी की बहुत बड़ी मान्यता है। हर साल नेपाल से लाखों श्रद्धालु मां पूर्णागिरी धाम आते हैं। पहली नवरात्रि से टनकपुर और पूर्णागिरी में विशाल मेले भी लगते हैं, जिससे व्यापार के स्रोत काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात की जाती है। तो वहीं मौजूद समाज सेवक जसवंत सिंह ये बताते हैं कि घसियारा मंडी में हर साल मां पूर्णागिरी की यात्रा निकलती है। सबसे बड़ी जानकारी यही है, माता का शुक्र है आज दो माता यहाँ खेली हैं। माँ पूर्णागिरी साक्षात आई हैं। बस सच्चे दरबार की मामा साक्षात आई है। माँ पूर्णागिरी आई है, काली आई है और ये हर साल घसारा मंडी से माता का डोला निकलता है। बच्चे मिल बांट के 1-1 रुपया चंदा करके प्यार मोहब्बत से डोला निकालते हैं और पूरे घसारा मंडी की यही आस्था रहती है कि माँ पूर्णागिरी सर्वत का भला, सबका भला हो और माँ पूर्णागिरी आने वाला टाइम सबका कोरोना खत्म हो, माँ पूर्णागिरी टनकपुर में और सारे शहर में और सारे देश में खुशहाली हो। तो वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रियों की संख्या बढ़ाने संबंधी मामले में बड़ी राहत दी है। खंडपीठ ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले को बदलकर संख्या पर लगा प्रतिबंध अब हटा दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से उत्तर काशी एसोसिएशन ने जो है
और साथ ही उच्च न्यायालय की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से उत्तरकाशी एसोसिएशन, चारधाम भ्रमण में आए नए यात्रियों का आभार जो है वो व्यक्त किया गया है। गंगा पुरोहित संजीव सेमवाल ने ये कहा है कि चारधाम के कपाट बंद होने में 40 दिन बचे हुए हैं। जितनी संख्या में यात्री यहां आएंगे उसका लाभ बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो वहीं गंगोत्री धाम के दर्शन को आए यात्रियों ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। यात्रियों ने कहा है कि कोविड के चलते जो पाबंदी न्यायालय ने लगाई थी अब उसे हटा दी गई है। इससे अब कई यात्री चारधाम के दर्शन बिना परेशानी के अब जो है कर सकेंगे। चलो, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उच्चतम न्यायालय का और उत्तराखंड सरकार का कि जो चारधाम यात्रा की जो पाबंदियां थी, जो सीमित संख्या में यात्री दर्शन करें थे, आज उन्होंने उसको जो है पूर्ण तरह खोल दिया कि जितनी भी यात्री हैं वो दर्शन करें। आज जो है यहाँ पर जितनी भी यात्री आए हैं सब लोग धन्यवाद कर रहे हैं, चाहे वो होटल व्यवसाय का आदमी हो, घोड़ा खच्चर, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, आप सबके चेहरे में रौनक है कि आज का जो ऐतिहासिक फैसला है हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय का। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आज चारधाम यात्रा को लेकर फैसला आया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। चारधाम यात्रा में जो बाउंडेशन थी, जो यात्रियों की बाउंडेशन थी, लिमिटेशन थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है और अब पूरे प्रोटोकॉल के साथ चारधाम यात्री असीमित संख्या में आ सकते हैं। और मैं इसके लिए पूरे प्रदेश के जितने भी होटल व्यवसायी हैं, टूर ट्रैवल एजेंट्स हैं, चारों धाम के होटल, हम गंगोत्री धाम पहुँचे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है कि उत्तराखंड सरकार ने जो कानून लगाए थे वो कानून हटा दिए गए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विकास उत्सव की तैयारियों को लेकर जिला सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। आपको ये बता दें कि अगले 17 और 18 अक्टूबर को हर्षिल में पुलिस और जिला प्रशासन के सौजन्य से विकास उत्सव मेला जो है वो आयोजित किया जाना है। तो वहीं इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने विकास से जुड़े विभागों को विकास उत्सव में अपने विभागीय स्टॉल स्थापित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने किसान के स्थानीय उत्पादों के विक्रय के लिए स्टॉल उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही स्थानीय बुनकरों और शिल्पकारों की तरफ से तैनात उलन और वुडन क्राफ्ट्स के बेचने के सहयोग करने से संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सीमांत गांव के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल सके और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो सके। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार सूचना और लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से कराने के आदेश भी दिए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक, मुख्य उद्यान अधिकारी समेत कई अधिकारी समेत ग्राम प्रधान मौजूद रहे। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।